तो उस वर्ण को, उस व्यंजन को क्या कहेंगे? निर्नुनासिक, या उसी का नाम क्या है बेटा? अनुनासिक। अभी समझाते हैं बेटा, तीनों पहले लिख लेंगे। नंबर 2, दूसरी बात लिखेंगे केवल नाक से, केवल नाक से उच्चारण, केवल नाक से उच्चारण, तो कहेंगे बेटा नासिक। और बाबू मुख और नाक दोनों से, मुख और नाक दोनों से, मुख और नाक दोनों से तो हो जाएगा बेटा अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक क्या है बेटा? ये अनुनासिक, ये चिन्ह है। केवल नाक से उच्चारण बेटा नासिक। अच्छा, यह क्या बेटा? अंग। और इसमें नहीं, ध्यान दो बेटा। जैसे आपने क्या किया बेटा? इन जन, हाँ पहले इसको लिखेंगे बेटा। बहुत सुपर बात है बाबू, ध्यान देंगे एकदम। जैसे आपने लिख दिया बेटा ई म ली, यह बाबू जो ई का प्रयोग हुआ है स्वर का, निर्नुनासिक है या अनुनासिक है, यानी इसके ऊपर नाक की कोई भी भूमिका नहीं है। फिर लिख दिया मैंने बेटा इन जन। अब यहाँ ई, इस पर क्या लग गया बेटा? इस पर क्या लग गया? केवल नाक से उच्चारण करना, इन जन, इन जन, इन। अब यहाँ पे नाक पे प्रेशर पड़ रहा है बेटा। और यहाँ देखेंगे आपने लिख दिया कांच, तो यह क्या हो गया बेटा? चंद्रबिंदु, यानी इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। बाबू बात ध्यान दिया, बहुत बारीक है। 3 शब्द हमने बताया। पहला क्या है? निर्नुनासिक या अनुनासिक, यानी जहाँ पर न अनुस्वार हो न चंद्रबिंदु हो, अनुनासिक हो, उसे निर्नुनासिक या अनुनासिक कहते हैं। जैसे व्यंजन जो है बेटा वह निर्नुनासिक या अनुनासिक हैं, क ख ग घ। अब वो जो ङ है बेटा, अब वह मुखागत तो कंठ से बोला जाएगा, मुखागत कंठ से, नहीं तो नासिक से भी बोले जाते हैं। तभी तो श्याम सुंदर दास ने बड़ी सुंदर बात कह दी, उनको अनुस्वार जगह प्रयोग कर लगवा दिया। अच्छा, ध्यान देंगे बेटा। ध्यान देने की बात क्या है कि केवल मुख से जो उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निर्नुनासिक या अनुनासिक बेटा। अन माने न हो, अन न हो, अनु बाद में नासिक, नासिक, नासिक बाद में न हो, निर अनु न नासिक, माने इनके बोलने के बाद नासिक का कोई भी स्थान न हो। क ख ग घ च छ ज झ, तो जिनके ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगता है बेटा उन्हें क्या कहते हैं? निर्नुनासिक या अनुनासिक। केवल नाक से उच्चरित जो होते हैं बेटा उन्हें क्या कहते हैं? नासिक या नासिक। और मुख और नाक दोनों से जो उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक। अनु माने बाद में हो बेटा, नासिक माने नासिक। ध्यान देंगे बेटा, ये बात समझ पाए? तीनों को उच्चारण मैंने बता दिया। जैसे आपने यहीं पर लिख दिया बेटा ऊंट, अब आपने लगा दिया, देखो बात समझ पाए बेटा? ध्यान देंगे। आज हम लोगों ने अयोगवाह को पढ़ा बेटा। अयोगवाह में पहले यह पढ़ा कि अ प्लस योग प्लस वाह के योग से मिलकर बना है। सही है सर। अयोगवाह की संख्या कितनी है बेटा? 2 है। अंग और अह, अंग और अह में क्या देखा आपने बेटा? अंग किसके योग से मिलकर बना है? अ प्लस म के योग से, अह अ प्लस ह के योग से। जो विसर्ग है बेटा अह जो है वह सदैव स्वर के बाद प्रयोग होता है, लेकिन अनुस्वार जो है
अंग जो है वह सदैव स्वर के ऊपर प्रयोग होता है। अनुस्वारों का प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया गया। और यह बात किसने बताया बेटा? श्याम सुंदर दास ने। तो श्याम सुंदर दास ने बड़ी सुंदर बात बताई कि अयोगवाह का प्रयोग बेटा, अयोगवाह का प्रयोग होता है बाबू। तो अयोगवाह का प्रयोग, अरे अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है बेटा? पंचमाक्षर के स्थान पर होता है। अयोगवाह का प्रयोग बेटा पंचमाक्षर के, अयोगवाह में अनुस्वार का प्रयोग बेटा पंचमाक्षर के स्थान पर होता है बाबू, ध्यान देंगे। फिर हम देखते हैं, अच्छा, केवल नाक से उच्चारण बेटा, नासिक, मुख और नाक दोनों से उच्चारण बेटा अनुनासिक, और केवल मुख से उच्चारण बेटा निर्नुनासिक और अनुनासिक। ध्यान देंगे, केवल मुख, केवल नाक और मुख और नाक दोनों सीरीज में बैठा लेंगे बेटा। पहले केवल मुख, जो केवल मुख से बोले जाते हैं, निर्नुनासिक या अनुनासिक, अनुनासिक ना, अनुनासिक। नाक से बोले जाते हैं बेटा नासिक, नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं अनुनासिक। देखो, अनुनासिक। तो सबसे पहले मुख से जो बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? निर्नुनासिक या अनुनासिक। और केवल नाक से उच्चरित होते हैं तो नासिक, और मुख और नाक दोनों से होते हैं बेटा अनुनासिक। चलेंगे बाबू। अनुस्वार और विसर्ग नोट लिखेंगे बेटा। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न ही व्यंजन। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है बेटा न तो व्यंजन, अपितु यह स्वरों के सहारे चलते हैं। अपितु यह स्वरों के सहारे बेटा, अपितु यह स्वरों के सहारे चलते। इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों में ही होता है। इनका उपयोग बेटा, इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों में ही होता है। दोनों में ही होता है। समझाएंगे बेटा, दोनों में ही होता है। अतः किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, कितनी अच्छी बात है बेटा, अतः किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार इनकी स्वतंत्र गति नहीं है। इनकी स्वतंत्र गति नहीं है। अच्छा, स्वतंत्र गति नहीं, इसलिए ए स्वर नहीं है। कितनी सुपर बात बेटा, इसलिए ए स्वर अभी समझाएंगे। ए स्वर नहीं है, इनकी स्वतंत्र गति नहीं, इसलिए ए स्वर
नहीं हैं, लिखेंगे बेटा, इसलिए ये स्वर नहीं हैं। और व्यंजनों की तरह या स्वरों के पूर्व नहीं, और व्यंजनों की तरह व्यंजनों की तरह बेटा, और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं, ये स्वरों के पूर्व नहीं, ये स्वरों के पूर्व नहीं बेटा लिखेंगे। पश्चात आते हैं, पश्चात स्वरों के पूर्व नहीं, पश्चात आते हैं बेटा, आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं, इसलिए व्यंजन नहीं। वर्णों की दो श्रेणियों में, दोस्तों मजा अब आएगा, वर्णों की दो वर्णों की दोनों श्रेणियों में, वर्णों की दोनों श्रेणियों में इनका किसी के साथ, इनका किसी के साथ, इनका किसी के साथ जाति योग नहीं, जातीय योग, जाति योग नहीं है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को इसलिए इन दोनों ध्वनियों को, इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह, अयोगवाह कहते हैं। ध्यान देंगे बेटा, कई चीजें निकल कर आएंगी सामने बेटा। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न ही व्यंजन। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न बेटा, वे कौन से स्वर हैं बेटा, वे कौन सी ध्वनियां हैं, ऐसा पूछेगा बेटा। वे कौन से वर्ण हैं, ध्वनियां हैं जो न तो स्वर हैं न तो व्यंजन, तो वो क्या है बेटा, अयोगवाह। आपित यह स्वरों के सहारे चलते हैं, माने ये किसके सहारे चलते हैं बेटा, स्वरों के। इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। अतः किशोरीदास वाजपेयी, सबसे बड़ा प्रश्न बेटा, कि किसने नाम दिया बेटा अयोगवाह, अयोगवाह नाम किसने दिया बेटा, किशोरीदास, किशोरीदास वाजपेयी। अयोग नाम, अयोगवाह नाम किसने दिया बेटा, सबसे सुपर प्रश्न है कि अयोगवाह नाम किसने दिया, तो उत्तर निकल करके आता है बेटा अयोगवाह नाम किशोरीदास वाजपेयी ने दिया। यह बात एकदम माइंड में रखिए। इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती, वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनकी स्वतंत्र गति नहीं होती, बोलेगा बेटा स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, द्विगुणी। पता नहीं चलेगा आपको, पुस्तकों का अध्ययन किए बिना बेटा सफलता नहीं मिलेगी, ये तो आप जान लो।
पुस्तक ही आपको कभी न धोखा देने वाली मित्र हैं। तो हम लोगों ने पुस्तकों का एक एक लाइन पढ़ा है बेटा, नोट्स बना करके फिर आपको प्रोवाइड किया जा रहा, आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो विश्वास के साथ जुड़िए और इसको पढ़िए। इसकी स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती। पूछेगा कि वे कौन सी ध्वनियाँ होती जिनकी स्वतंत्र गति नहीं होती, यानी स्वतंत्र रूप से वो नहीं चल सकते, चाहे स्वर को लेंगे चाहे व्यंजन को लेंगे। वहाँ लिखे ना बेटा कि यह स्वरों के सहारे चलते हैं, इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है, यानी दोनों के सहारे ही चल पाते हैं बेटा। अच्छा, इसलिए यह स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह यह स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए यह व्यंजन नहीं है। यानी वे ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जो स्वर और व्यंजन दोनों नहीं हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं बाबू। बहुत सुंदर बात निकल करके आई। और व्यंजनों की तरह स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। दोस्तों मज़ा तो अब आएगी। वर्णों की दोनों श्रेणियाँ, कौन बताएगा बेटा वर्णों की दोनों श्रेणियाँ क्या है? वर्णों की दोनों श्रेणियाँ, एक बेटा स्वर और एक व्यंजन, ये वर्ण की दोनों श्रेणियाँ हैं। वर्णों की दोनों श्रेणियाँ में इनका किसी के साथ जातीय योग नहीं होता। एथेंटिक परिभाषा यही है बेटा। किशोरीदास वाजपेयी ने बताया कि वर्णों की दोनों श्रेणियाँ, यानी वर्णों की दोनों श्रेणियाँ स्वर और व्यंजन, इनके साथ इनका जातीय योग नहीं होता। जातीय योग नहीं होता, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह नाम किसने दिया बेटा? किशोरीदास वाजपेयी ने दिया। क्यों दिया? कहा कि वे कौन से वर्ण हैं जिनका जातीय योग नहीं होता, अयोगवाह। वे कौन से वर्ण हैं जिनकी गतियां स्वतंत्र नहीं होती, अयोगवाह हैं बेटा। अयोगवाह नाम किसने दिया? किशोरीदास वाजपेयी ने दिया। वे कौन सी ध्वनियां हैं बेटा जो विसर्ग और क्या है, अनुस्वार और विसर्ग, न तो स्वर है न तो व्यंजन हैं। तो वे कौन है बेटा? अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों ध्वनियाँ न तो स्वर होती हैं न तो व्यंजन होती हैं। अयोगवाह नाम किसने दिया बेटा? किशोरीदास वाजपेयी ने दिया। इतने सारे प्रश्न आपके इनसे हैं। एक बार हम पूरी तरह से इसको रिपीट करते हैं बेटा। हाँ, एक प्रश्न आप देखेंगे बाबू, ऐसा पूछा गया था कुल स्वरों की संख्या। ऐसा प्रश्न पूछे अगर कुल स्वरों की संख्या, तो आंसर आपका होगा बेटा 13। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या पूछे बेटा तो आंसर होगा 11। फिर लिख देंगे बेटा लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या पूछे बेटा, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या बेटा। अब हो जाएगी बेटा लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 10। फिर पूछेगा बेटा देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या हो जाएगी बेटा 13। ये बात आप माइंड में रखेंगे। पूछा गया है कुल स्वरों की संख्या बेटा तो 13 होगी, स्वरों की संख्या बेटा 11 होगी, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होगी, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 13 हो जाएगी। तो स्वर पूरी तरह से समाप्त होते हैं बेटा। आज का थोड़ा से रिवाइज कर देते हैं। चलेंगे बेटा। आज हम लोग अयोगवाह के बारे में पढ़े। यह अ प्लस योग प्लस वाह के योग से मिलकर बना है। वे ध्वनियाँ जिनका किसी ध्वनि अथवा वर्ण से योग न हो उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी है बेटा? 2।
अंग और अह। बाबू अंग किसके योग से मिलकर बना? अ प्लस म के। अह किसके योग से मिलकर बना? अ प्लस ह के। यह बात याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में था बेटा, कहता है कि जैसे प्रातः है बेटा दुख है। अब देखो हमेशा किसके बाद प्रयोग हुए हैं बेटा? यहाँ देख रहे हैं स्वर के बाद, यहाँ देख रहे हैं बेटा स्वर के बाद। तो विसर्ग जो होते हैं बेटा सदस्य स्वर के बाद प्रयोग होते हैं और अनुस्वार सदस्य स्वर के ऊपर प्रयोग होते हैं। अयोगवाद ध्वनियाँ दो होती हैं बेटा, अंग और अह। अयोगवाद ध्वनियाँ कितनी होती हैं बेटा? दो होती हैं, अंग और अह। अंग बाबू कहाँ से बोला जाता है? नासिक से। प्राण के आधार पर क्या है? अल प्राण। घोष के आधार पर क्या है बेटा? स घोष। और अह बेटा बोलने के आधार पर कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। प्राण के आधार पर महाप्राण और घोष के आधार पर क्या होता है बेटा? अघोष होता है। इसको मैंने याद करवा दिया। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, यह बात बड़ी सुंदर है। तो बता दिया किसने बेटा? श्याम सुंदर दास। यह आप याद रखेंगे बेटा। जैसे हमने बताया मंगल आपने लिखा, अगर मैं मंगल को अनुस्वार का प्रयोग करके लिखूं तो कौन से अनुस्वार का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर इसको उतारिएगा बेटा और इसका पंचमाक्षर पढ़िएगा। तो क ख ग घ ङ, तो ङ आ गया तो ऐसे लिख दे मंगल। लिख देंगे बेटा मंगल। बोर्ड भी ना हैंग हो जा रहा, समझ पा रहे होंगे आप बेटा? मंगल। अच्छा ध्यान देंगे बेटा, यह बात किसने बताया बेटा? श्याम सुंदर दास ने। फिर आगे चलेंगे। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल कहाँ से बाहर आती है बेटा? नाक से। सबसे बड़ा प्रश्न है बेटा, केवल नाक से। लेकिन याद रखें अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक से अधिक तथा मुख से कम आती। कुछ पुस्तकों में मिलेंगे बेटा अनुनासिक नाक और मुख दोनों से, कुछ पुस्तकों में मिलता है नाक से कम और मुख से ज़्यादा, लेकिन ऑथेंटिक बुकों में ही मिलता बेटा नाक और मुख दोनों से हवा बाहर आती है। तो क्या कहते हैं बेटा? अनुनासिक। देखो ना बनल बेटा, ये मुंह बनल ही नाक, यानी नाक और मुख दोनों से हवा आए तो अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं। केवल नाक से आए तो बेटा उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। फिर आगे बेटा देखेंगे हम लोग, केवल मुख से उच्चारण होते हैं जो वर्ण बेटा उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक या अनुनासिक। केवल मुख से जब हवा बाहर निकले बेटा, और केवल